पिछले क्लास में आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ रहे थे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको बताया गया कि आप दो काम कर सकते हैं। एक एससीपी को रिपीट करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक हेक्सागोनल को एचसीपी को। याद कीजिए, ऐसा बताया गया था। एक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 आया था और एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था। नीचे एरो देके लिखिए, तो लिखिए इस व्यवस्था में यदि अवयवी कणों की कुल संख्या इस व्यवस्था में यदि अवयवी कणों की संख्या बराबर स्मॉल n हो तो अष्टफलकीय रिक्ति, इसी को ना आप ओ से सूचित करते थे, बराबर होगा स्मॉल n तथा चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा दुगुना 2n। आप याद कीजिए, आपको बोला गया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। याद रखना। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे सीसीपी और एचसीपी। एचसीपी आप इससे पहले भी पढ़े, लेकिन वह 2 डायमेंशन में पढ़े हैं। अब किस में पढ़ेंगे? 3 डायमेंशन में। तो ये सब पढ़ने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। इसको सिर्फ आप दिमाग में सेट कीजिए कि सीसीपी किसको कहते हैं और एचसीपी किसको कहते हैं, क्योंकि बना हम भी नहीं पाएंगे स्ट्रक्चर इसका, आप भी नहीं बना पाओगे। कॉपी पर ये बनाने लायक स्ट्रक्चर है नहीं। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की बात हम करें तब शॉर्टकट में बनाना चाहो तो बन सकता है, लेकिन वो भी एक भीड़ का काम है। देखिएगा एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, यदि मन हो तो वहां से उतार लीजिएगा। लेकिन वो सच्चाई ये है कि उतारने का कोई काम है ही नहीं, उसको मेन दिमाग में सेट करना होता है कि सीसीपी और एचसीपी क्या होता है। तो आगे भी हम लोग क्या समझेंगे? स्टार लगा दीजिए, लिखिए सीसीपी, पहले लिखिए एचसीपी। एचसीपी एंड टीसीपी लेटिस। HCP and CCP lattice। लिख लिए? बस इसका हेडिंग है, इसका बात, इसमें कुछ लिखना उखना नहीं है। सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो पर आपको समझ में आएगा ये क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको अपनी तरफ से समझाते हैं, देखिएगा तो। देखना ध्यान से। बताओ, ये HCP का एक लेयर है, इसी के ऊपर हम दूसरा लेयर डालते हैं, इसी के ऊपर दूसरा लेयर डालते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके बीच में डालते हैं। आप गौर कीजिए, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है और यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है ना। इस टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इस समझने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर टोटल 2 लेयर न लिए हैं, 2 लेयर लिए हैं। तो एक बार हमको दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बार दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसके ठीक ऊपर जब आप एक और लेयर लेंगे तो वह लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा, तो ऑक्टाहेड्रल को कवर नहीं करेगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा तो टेट्राहेड्रल को कवर नहीं करेगा। देख रहे हैं कि दोनों कितना आपस में एक दूसरे के नजदीक है।
तो ऐसी स्थिति में जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तब एक अलग बात होगी, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो अलग बात होगी, अरेंजमेंट बदल जाएगा। एक स्थिति में वो सीसीपी कहलाता है, एक स्थिति में वो एचसीपी कहलाता है। लेकिन ये सब बात बोल के जैसे हम बोल रहे हैं इसमें ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यही सब बात हम जब पटना में पढ़ते थे तो हमको भी ऐसे समझाया गया था, तो लगा कि क्या बोल दिए, क्या हो गया, कहाँ गया है वो। तो वो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से जब हम बोलेंगे कि आप देखिए, तो वहाँ से आपको ये बात स्पष्ट समझ में आएगा। तो अब थोड़ा एक दो एनिमेटेड वीडियो देखिए, उस पर आपको ये सब बात समझ में। देखिए आप याद कीजिए, कल 1 डायमेंशन वाला दिखाए थे आपको, 2 डायमेंशन वाला दिखाए थे, 3 डायमेंशन वाला दिखाना बाकी था। तो आज हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन को। पहले तो आपको यहाँ थोड़ा याद दिला दें, पिछला क्लास में क्या क्या आप पढ़े थे। पिछला क्लास में पढ़े थे कि यदि हम एससीपी के ऊपर एससीपी डालें फिर एससीपी डालें, तो आप याद कीजिए सिंपल क्यूबिक का निर्माण हुआ था और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया था, याद है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन से लेयर पे लेयर डालेंगे, एचसीपी वाला एक लेयर, उसके ऊपर एचसीपी का लेयर, फिर एचसीपी का लेयर, फिर एचसीपी का लेयर। इस तरह के अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं, एक सीसीपी में जाएगा और एक एचसीपी में जाएगा। देखिए कैसे, ये तो वही है ना जी, सिंपल क्यूब वाला जो कल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आइए इसको देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। देखो थोड़ा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या ये एचसीपी दिख रहा है हेक्सागोनल वाला। अब हेक्सागोनल के ठीक ऊपर में बॉल रखेगा, तो बॉल रखने के बाद कैसा दिखेगा उसको आप देखिए। देखो एक लेयर है ये, इसी लेयर के ऊपर बॉल टेट्राहेड्रल वॉइड में ये गिरा रहा है, फिर कैसा दिखेगा ऊपर से आपको दिखाएगा ये। अब जो जो कहेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसको, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जगह आर पार दिख जा रहा है और कुछ जगह आर पार नहीं दिख रहा है। देखिए कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है वो देखिए, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखिए एक लाइन ऐसा है जिसमें आर पार दिख रहा है, उसके ठीक बगल में एक लाइन ऐसा है जहां दिख नहीं रहा है, फिर दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ आर पार दिख रहा है। एक्चुअल में आर पार तब दिखेगा दो लेयर के बीच जब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, और आर पार कब नहीं दिखेगा, जब वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो। देखिए कैसे, क्यों नहीं दिखा सो देखो। यहाँ पर क्या है कि 3 बॉल ऊपर में है और एक बॉल, जैसे देखो ये 3 बॉल हमारे, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे है, बस यहीं तक ये थोड़ा टफ है, इसके बाद अब इजी हो जाएगा, ये सब अब भारी नहीं है, अब आगे फिर कैलकुलेशन आ जाएगा। देखो हम जिस बॉल को देखने के लिए करें, तुम इस बॉल को देखो, इस बॉल को देखो और इस बॉल को देखो, ये 3 बॉल देखो तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे। और इसके अंदर में जो बॉल है ना, इस तीनों बॉल के अंदर में इस बीच में जो बॉल है, वो बॉल देखो कुछ ऐसे है, इधर पीछे ऐसे, इस तरह से। अब बताइए कि यार पर यहाँ से ये जो होल बन रहा है ये वाला, यहाँ पर जो होल बन रहा है, क्या यार पर दिखेगा, ये बॉल उसको ढक देगा ना। तो ये जो वॉइड आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रॉन वाला वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। और जो आर पार दिख रहा है वो वास्तव में कैसे है उसको हम यदि समझें, देखो तो यहाँ पर इस बॉल को देखो, इस बॉल को देखो और इस बॉल को देखो, 3 बॉल को देखो, क्या ये बॉल ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा। और इसके अंदर में जो बॉल है उसको यदि तुम देखोगे तो अंदर में देखो एक ये बॉल है, अंदर में एक ये बॉल है और एक नीचे ये वाला बॉल है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि त्रिभुज उल्टा करके रखा हुआ है। अब हमारे पास बॉल तो है लेकिन हाथ दो ही भगवान दिए हैं, तो देखते हैं समझा पाते हैं आपको ऐसे बना के कि नहीं। वो भी एगो लूल है अभी।
देखो ठीक है, ये जो बॉल है देखो तो ऐसे दिख रहा है। ये वाला देखो किस किस बॉल को कह रहे हैं, सो देखो ये वाला और ये वाला क्या ऐसे दिख रहा है। तो इसके अंदर में जो बॉल है ना, जो इस गैप के अंदर है, जो इस गैप के अंदर है, और जो ये वाला थोड़ा दिख रहा है, वो बॉल ऐसे है। अब होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए ये बॉल ऐसे है क्या। अब देखिए यहाँ पर जो होल, तो हाथ आ जा रहा है वहां, यहाँ पर जो होल बनेगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आर पार दिख जाएगा। यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम कल आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बता रहे थे। अब बताइए कि यदि हम एक बॉल यहाँ पर रख दें, तो यहाँ और यहाँ में जगह कम है, यदि इसको भरेंगे तो ये छूट जाएगा, और उसको भरेंगे तो ये छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी एक को भर के जब आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिति में बनेगा सीसीपी और एक स्थिति में बनेगा एचसीपी। और इस चीज को आप यहाँ देखिए कि वो क्या कर रहा है। देखो ये सब किस वॉइड को दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। मतलब 3 बॉल पीछे 3 बॉल आगे वाला वॉइड है, और एक बॉल है, 3 बॉल के ऊपर एक बॉल आ गया है, या 3 बॉल के पीछे में एक बॉल आ गया है। तो ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। वॉइड कितने तरह के हुए थे, 2 तरह के, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज हम कल ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा और अच्छा से दिखेगा। 3 बॉल नीचे है, एक बॉल ऊपर, देखो बीच में जो गैप बन रहा है, यही कौन सा वॉइड कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और देखिए उस टेट्राहेड्रल वॉइड को, वॉइड वाले पार्ट को उजला करके दिखाया है अंदर में, इसी को क्या बोलते हैं, वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इसको बोला जाता है। टेट्राहेड्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे सेंटर को मिला दीजिएगा ना तो टेट्राहेड्रॉन का निर्माण होता है, इसीलिए वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। देखो ना वो सब चीज यहाँ दिखा, देखो देखो टेट्राहेड्रॉन बना दिया, सब एटम के सेंटर को मिला तो टेट्राहेड्रॉन बना, उसके बीच में वो खाली जगह बन रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 3 बॉल आगे 3 बॉल पीछे, देखिए कैसे है उसको आप समझिए। और ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, यही खाली जगह कौन सा वॉइड कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सूचित किस चीज से करते हैं, उसे। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण, सबको यदि हम आपस में मिला दें तो ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण करता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन केस वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने कहा ना कि टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, एंड टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट मींस 2n। तो यही सब बात यहाँ पर ये लिखेगा, तो उसको हमारे ख्याल से दिन काटना जरूरी नहीं है, वही सामने लिखा हुआ है। आइए हम मेनली सीसीपी और एससीपी को समझ रहे हैं। अब देखिए ये क्या लिखा, लेटस प्लेस थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। अभी हम लोग क्या किए थे, एक लेयर नीचे लिए थे, उसके एक लेयर, उसके बाद एक और न लेयर लिए। ऐसा करने पर हमको 2 तरह का वॉइड मिला, टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब कहता है कि लेटस प्लेस थर्ड लेयर। हम अब क्या करेंगे, थर्ड लेयर प्लेस करेंगे। कैसे प्लेस करेंगे, वो 2 तरह से किया जाता है, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दोनों को एक एक करके दिखाएगा। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड को करेंगे एचसीपी का निर्माण होगा, एचसीपी। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना शुरू किया, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना शुरू किया, तो देखिए ये कैसे कवर किया और ये किस तरह का दिखेगा वो देखिए, वो नीचे वाले लेयर के जैसा दिखेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे वाले लेयर का ये वाला बॉल सबसे थर्ड लेयर के ऊपर वाले बॉल के जैसा है। यदि हम इसको ए टाइप का लेयर कहें तो ये भी तो ए टाइप का लेयर कहलाएगा, क्योंकि ए उसी लेयर पर वो लेयर दिख रहा है, लेकिन बीच वाला वो अलग टाइप का, वो अलग लेवल में है, तो वो बी टाइप हो जाएगा। तो ये हो गया ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, आगे फिर बी टाइप हो जाएगा, यानी ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ए बी टाइप। क्लियर है ये, इसी को हम लोग सीसीपी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए वो ए टाइप, बी टाइप, फिर ए टाइप आएगा। अब देखेंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने ही आ जाता है। ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न को फॉलो करता है, एबीसी पैटर्न को, जो सी होता है ना, सीसीपी। देखो यही, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सा
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड HCP स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो हेक्सागोनल कब बना? जब टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कवर किए। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखो दिखा रहा है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 12 है आप उसको देखिए। देखिए तो बीच वाले लेयर में जैसे हम इस बॉल को देखें तो अगल बगल इसके 6 गो गेंद है। 3 गेंद ऊपर वाले लेयर का और 3 गेंद नीचे वाले गेंद का, तो टोटल कितना कटा हुआ था? 12। कल लिखाए थे ना, उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दोनों स्थिति में HCP में भी और CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, और वो सब आपको यहाँ दिखाएगा कैसे होता है। 6 बॉल सेम लेयर से, 3 बॉल ऊपर वाले लेयर से और 3 बॉल नीचे वाले लेयर से। हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं? इसी के रेफरेंस में ना देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। अब किसको भरेगा? बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही सब ना है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब कवर करना शुरू किया तो देखो ये किसी भी लेयर के जैसा नहीं दिखेगा, वो अलग टाइप का दिखेगा। अब आप देखिए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है और ये लेयर भी अलग है? क्या ये किसी के सामने, इसके सामने आता तो सीधा सीधा लग रहा है ना कि थोड़ा तिरछा है? जैसे हम यदि इस पर बात करें, इसके सीधा में कोई है क्या? ये तिरछा हो गया है, ये भी ना तिरछा हो गया है। इसका मतलब है कि ये ए टाइप लेयर है तो ये बी टाइप लेयर है और ये सी टाइप लेयर है। अब सी टाइप के बाद जब चौथा लेयर डालेगा ना तब जाके वो ए टाइप के जैसा होता है। अब जब ए टाइप के जैसा हो गया तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर दिया? ए बी सी पैटर्न। अब आप बताइए कि क्या ये फिगर आप बना पाइएगा? ये हमारे लिए भी बस की बात नहीं। दिमाग में सिर्फ ये समझा जा सकता है कि एक बार हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किए, एक बार हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किए। कवर करने के बाद एक बनेगा HCP और एक बनेगा CCP। तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि देखो इसको समझ लो बढ़िया से, ये सही है। इससे तुमको कभी ये नहीं कहेगा कि भाई तुम फोटो बनाओ। तुमसे बहुत पूछेगा तो कहेगा कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। आपसे पूछेगा CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ आप याद रखिए 12 होता है। बाद बाकी चीज़ों को आप देख रहे हैं। देखो तिरछा दिखा रहा है ना, ये सब एक दूसरे के तिरछा है, सीधा में कोई नहीं है, मतलब सब डिफरेंट टाइप का लेयर है। ये ए टाइप बोला तो बीच वाला बी टाइप है और ऊपर वाला ए टाइप लेयर है। अब जब चौथा लेयर डालेगा इसके ऊपर तो वो देखिए पहला, अब देखो पहला के सीध में आ गया तो फिर वो ए बनने लगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, तो ये ABC टाइप हो जाएगा। और जब ABC टाइप लेयर हो जाए तो हो जाएगा CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट। देखिए ABC पैटर्न समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं CCP। देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड CCP। यही एक्चुअल में FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी CCP कहें या FCC कहें, दोनों बात बराबर है, सेम है। मतलब जब, सुनिए इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 डायमेंशन में CCP लैटिस हमको मिलेगा तो उसी के एक एक कोष्टिका को निकालेंगे तो वो कैसा दिखेगा? FCC के जैसा। वो लगेगा कि फेस सेंटर्ड है। और फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। उम्मीद करें कि ये बात समझ में आ गया। तो आप जो लिखे हैं HCP एंड CCP लेटिस, उसमें सिर्फ आप ये लिख सकते हैं कि AB टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, और ABC टाइप लेयर कॉल्ड cubic closed packed structure CCP, and coordination number of both the lattice are 12। क्लियर है ये? देखिए तो AB टाइप स्ट्रक्चर is called hexagonal closed packed structure।
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HCP। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। चलो, और ध्यान रहे ये SCP 3 डायमेंशन वाला है ना, हम आपको कहे थे ना कि 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये तो देखे लिखना। अब देखो FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, SCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो दोनों को एक तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं आगे जब न्यूमेरिकल आएगा तब। सबसे भारी बात इसमें यही था, अब सब हल्का हल्का बात है, अब कोई ज़्यादा टफ बात इसमें कहीं नहीं है। लिखेंगे एरो देखे, आगे क्या लिखेंगे बताइए। ABC type structure is called cubic closed packed CCP structure. In this case, coordination number is equal to 12 also. लिख लीजिए। ABC type structure is called cubic closed packed CCP structure, and in this case coordination number is equal to, इसी को हम लोग फेस सेंटर्ड भी ना कह सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज FC। ABAB टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ठीक है, और ABC टाइप इज कॉल्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लिखिए आगे का थ्योरी, संकुलन क्षमता। चेंज करें इसको ना, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और भारी नहीं लगना चाहिए यदि आप पीछे ढंग से पढ़े होंगे तो। चलिए हेडिंग डालिए तो, इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे पहले। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता। शुरू करें बताना संकुलन क्षमता क्या है।
चलो देखो यहाँ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को काटा गया, तो बताइए यहाँ पर एक घन का निर्माण हुआ है। इस घन का कुछ ना कुछ आयतन होगा। क्या होगा आयतन? ए क्यू। यदि घन के भुजा की लंबाई ए है तो निश्चित रूप से इसका आयतन ए क्यू होगा। अब आप एक बात बताओ कि इस ए क्यू में यदि हम इसको पूरा का पूरा लिख के बनाए, ये जो भुजा है तो यही ना आपको दिख रहा है क्यूब के रूप में। ये पूरा का पूरा एक घन है। इस पूरे घन का आयतन होगा ए क्यू सेंटीमीटर क्यू, यदि इसके एक भुजा की लंबाई ये सेंटीमीटर है। हाँ या ना? अब आप ये बताइए कि अंदर का जो हिस्सा है इसमें पूरा का पूरा एटम भरा हुआ है या कुछ जगह खाली भी है? कुछ जगह खाली भी है, मतलब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। संकुलन क्षमता इसी से संबंधित है कि किसी घन में पूरे घन का कितना आयतन एटम से भरा हुआ है और कितना खाली है। और यकीन मानिए ये जितना ज्यादा भरा हुआ होगा वह ठोस उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, वह उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें हम कैसे निकालें कि कितना भाग भरा हुआ है और कितना भाग खाली है? तो कितना भरा हुआ है कितना खाली है ये तो खैर हम बाद में निकाल लेंगे, अभी हम संकुलन क्षमता को समझते हैं। बताइए इस पूरे घन का आयतन कितना होगा? एक क्यूब। तो ये पूरे घन के आयतन को नीचे रखिए और उस घन के अंदर जो एटम है वह जितना जगह ले रहा है यानी जितना आयतन को कवर कर रहा है उस आयतन को ऊपर रखिए और दोनों का क्या निकाल दीजिए? अनुपात। यानी किसी भी एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणु के आयतन को निकाल के ऊपर रख दीजिए और घन के आयतन को नीचे रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। क्लियर हुआ ये हमने क्या बोला? तो इसका डिफिनीशन होगा एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल प्रभावी परमाणु के आयतन तथा एकक कोष्टिका के कुल आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन। उतारिए तो फटाफट। अब क्या हो गया? दिख रहा है? एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल, यहां पर प्रभावी परमाणु, एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल प्रभावी परमाणुओं का आयतन तथा एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन तथा एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। हो गया क्या? लिख लिए? अब हटाएं इसको। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला? हम लिखेंगे प्रभावी कुल प्रभावी परमाणुओं का आयतन बटे घन का आयतन, या ऐसे ऐसे लिखेंगे एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप हिंदी में लिखिए तो। लिखिए पी एफ बराबर कुल प्रभावी
परमाणुओं का आयतन बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो, आप पढ़े हैं ना घनीय का कोष्टिका में एससी होता है, बीसीसी होता है और एफसीसी होता है। अब हम क्या करेंगे, सब का संकुलन क्षमता निकालेंगे, एससी का भी, बीसीसी का भी और एफसीसी का भी। आइए आते हैं हम लोग पहला पढ़, साथ साथ लिखिए तो। और एससी, एससी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए तो। रुकिए, वॉल्यूम ऑफ, सुनिए इधर, एससी में इफेक्टिव एटम कितना होता है, एक। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं, पहले आप इसका जवाब दीजिए। लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि एससी का तो, एससी में प्रभावी परमाणु इक्कीन होता है, तो एक ही परमाणु के आयतन के बराबर न जगह कवर कर पाएगा एससी में। बताइए, आर बराबर होता है ए बाय 2, होता है ना जी। तो यहां से यदि हम ए बराबर लिखें तो क्या होगा, 2r। ये सब बात आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं ना। चलिए बढ़िया बात है, लिखिए तो इसको। ये सब बात किसके लिए है, ये सब बात एससी के लिए है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इन सब चीजों का आगे यूज होगा। एटम होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल शेप का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr3। नहीं बताया गया था ये पहले साथ साथ। एगो हम अभी बता रहे हैं, अगला सब तुमको निकाल के लाना पड़ेगा घर से, इसीलिए थोड़ा ढंग से समझना है इसको। बोलो बढ़े। तो यहां से पीएफ बराबर हो जाएगा 4/3πr3 बटा ए क्यू। ए क्यू क्या है, एससी सिंपल क्यूबिक के भुजा की लंबाई, हाँ या ना। और 4/3πr3 एक के गो एटम है, इसलिए 4/3πr3 लिखे। यदि यही बीसीसी होता तब क्या करते, तब लिखते 2 गुना 4/3πr3, हाँ या ना। अब बताइए, अभी तुरंत आप आर के लिए पढ़े हैं कुछ, क्या पढ़े हैं। आप उतार लीजिए तो फटाफट और समझिए अपने से। अभी सब बात अपने से समझने वाला है, उतना टाइम नहीं मिलेगा। नहीं समझा क्या जी। लोग एक एक छोटा छोटा चीज अपने से करते नहीं हो। अभी हमने क्या कहा यहाँ पर, आर बराबर a/2 या a/2r कहे हैं ना। आप पैकिंग फ्रैक्शन अपने से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आर के लिए आर को एक टर्म में रख दो, वहां 4/3 एक बना देते हैं, अगला अपने से बना के लाओगे। नीचे में लिख सकते हैं कौन चीज, ए क्यू। आर क्यू एस सी के लिए आर बराबर क्या होता है, a/2। देखो अभी तुरंत ने यही ना बात बताए हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर आर क्यू के जगह, आर के जगह पर तुम a/2 रखोगे तो ये हो जाएगा a/2 का होल क्यू। का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो अपने से, करो। लिखा हुआ रहता है फिर भी कुछ नहीं करते हो खुद से। खाली ये ध्यान रखना, आर बराबर a/2, ये बात हम सिर्फ एससी के लिए लिख सकते हैं। यदि यही बीसीसी होगा तो आगे क्या परिवर्तन होगा, याद कीजिए, वहां पर आर बराबर √3a/4 था ना।
तो वहाँ देख लीजिएगा कि क्या लिखना है। 5/6 आ गया। पाई का मान रखिए 22/7। अब यहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ी है, तो यहाँ तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप पाई 22/7 रख सकते हैं मान। क्या कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा दें? देखिए यहाँ पर पी एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4/3 को 4/3 लिख देते हैं, पाई को लिख देते हैं 22/7। इसको लिख सकते हैं ए क्यू बटा 8। देखो इसको लिख सकते हैं ए क्यू बटा 2 का क्यू, ए क्यू तो ए क्यू रह जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा 8, और बटा में क्या हो जाएगा ए क्यू। यहाँ से ए क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पर थोड़ा ना जगह कंजेस्टेड हो गया, हम इसको चेंज करते हैं पेज। बताइए तो पी है बराबर क्या क्या, जल्दी जल्दी बताइए तो। 4/3 22/7 ए क्यू बटे 8 अब बटा ए क्यू। इस ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, बचा कौन कौन चीज, और कुछ कुछ कटेगा क्या? चलो ठीक है काट देते हैं। 4 दूना 8, 11 दूना 22, यानी 11/21 ना। ये वैल्यू आ गया आपको पी एफ इज इक्वल टू 11/21। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.52। आया ना? सुन लीजिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि यदि घन का आयतन 1 लीटर होगा तो उसका 0.52 लीटर परमाणु से भरा हुआ होगा, तो खाली कितना होगा 0.48। अच्छा इसी को फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं 52%। कैसे ये 52% हुआ, 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर देंगे तो 52%। इसका मतलब भरा हुआ भाग होगा 52%। भरा हुआ भाग कितना परसेंट हुआ 52%, तो खाली भाग कितना होगा 100 माइनस 52 यानी 48%। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूब जो बनता है वो आधा आधी जो है वो खाली ही रहता है, आधे भर पाता है, तो ये हो गया 48% खाली भाग। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा सिंपल क्यूब में पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, पैकिंग क्षमता क्या होता है, या पैकिंग परसेंटेज क्या होता है। सुनिए यहाँ दो तरह का आंसर आता है। यदि आपको पूछ दिया कि भरे हुए भाग का प्रतिशत क्या है, तब आप क्या बोलेंगे 52%। और यदि आपसे पूछ दिया पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तब आप क्या आंसर देंगे 0.52। तो क्वेश्चन में कोई एक के रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। यदि फ्रैक्शन में पूछा है, अंश पूछा है, भरे हुए भाग का अंश पूछा है, तो आप उसका जवाब देंगे 0.52। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो बोलेंगे 52%। उतारा हुआ था क्या? नहीं। तो सिंपल क्यूबी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आया 0.52। चलिए अगला बनाइए तो अपने से फटाफट लिखिए तो खुद से, इसमें अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप बस हल्का सा हेल्प कर देते हैं। फॉर बीसीसी, बाबू बताओ बीसीसी के लिए इफेक्टिव एटम कितना होता है? इफेक्टिव एटम दोनों होता है जी। तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, क्योंकि यहां पर n का मान 2 होता है। वॉल्यूम ऑफ 2 एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब। तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा क्या लिख दें ए क्यू। यहां से फिर वही आर बराबर क्या होता है √3a/4, यही ना होता है। ये बात हम जानते हैं। अब आर को हम ए के टर्म में बदल देंगे, जैसे यहाँ पर आर क्यू लिखा हुआ है तो आर क्यू करने के बजाय हम लिख सकते हैं √3a/4 का होल क्यू। कीजिए तो फिर से ए क्यू कट जाएगा और एक संख्या आपको मिलेगा कट छट कर। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आप लिख सकते थे। यहां से आगे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए।
पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, ये 8 हो जाएगा क्या? 8/3, पाई की जगह पर 22/7, और ये √3a/4 का होल क्यूब बटा कितना? ए क्यूब। देखो बाबू यहां से लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 8/3 गुना 22/7 गुना √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3√3 ए क्यूब, नीचे में 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, अब बट्टा कौन चीज? ए क्यू। यहां से फिर से ए क्यू कट जाएगा, और जब आप इसको गुना भाग करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आ जाएगा 0.64। एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए कितना आता है? 0.68 आता है, ये आ जाएगा आपको 0.68। ये कैलकुलेशन आप करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0.68। बताइए, छोड़िए इधर, डायरेक्ट लिखिए, घर पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या फिर जगह छोड़िए, घर पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर यही आपको आएगा। हम तनी जल्दी में किए तो हमको आ गया, जल्दी में किए तो आया। अरे याद है ये, डायरेक्ट आंसर लिखिए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 0.68। अब बताइए इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 68%, यानी भाड़ा हुआ भाग 68 और खाली भाग 32। तो आप ये लिख लेंगे नीचे, भाड़ा हुआ भाग 68%, खाली भाग 100 - 68, 32%। और इसी में हम यदि बात करें फॉर एफसीसी तब क्या करेंगे? एफसीसी के लिए इनका मान कितना होता है? 4। तो नहीं, फटाफट लिखो तो इसको, बस ये लास्ट है, घर से लिख के लाएंगे। अरे घर से लिख के तुम लाता है, सिखाएगा हमको, कितना लिख के लाता है हमको नहीं पता है, प्योर पकेट मार कहीं का। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर यहां लिख दें वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लिखो, साथ साथ लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया? बताइए, यहां से लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, बोलो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू। जरा बताओ तो एफसीसी के लिए आर का वैल्यू, आर बराबर a/2√2 होता है ना जी, या फिर आप वो भी बोल सकते हैं √2a/4, ये भी ना कह सकते हैं, बात तो एक ही है। तो यहां से पी एफ बराबर हो जाएगा 4 चौक 16/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू, आर की जगह पर लिख दें ए क्यू बटा ए, सॉरी ये लिख सकते हैं, बताइए, बटा ए क्यू। आगे चल के हम पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? 16/3 गुना 22/7 गुना ए क्यू बटा 2 को 3 बार गुना करो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 ना 8 √3। ठीक है भाई, जो भी है, ये 16√2 बचेगा ना, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 16√2। अब इसका, अब बटा में कितना? ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट हम आंसर देख रहे हैं, हम गुना भाग अपने मने मन तेजी में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये आंसर मिलता है पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, ये मिलता है 0.74। इसका मतलब बताइए, भाड़ा हुआ भाग, भाड़ा भाग हो जाएगा 74% और खाली भाग कितना हो जाएगा? ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ये 100 में से 74 घटा देंगे, कितना बचेगा? 26%। अब बताइए, सबसे ज्यादा भरा हुआ भाग कहाँ रहता है? एफसीसी में, इसीलिए एफसीसी सबसे मजबूत संरचना है। क्या ये सब कैलकुलेशन समझ में आया कि क्या किए हम?
घर पे जाके सारा कैलकुलेशन देखना, नीचे में एरो दे के लिख लो, एगो बस एरो देना है, लिखो न। हाँ? होता होगा कुछ नया, दिखाइएगा कुछ, क्या सुना देंगे। हो काहे नहीं सकता है, लिखिए तो, लिखेंगे। एफसीसी की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है, एफसीसी की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है एफसीसी की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह सबसे मजबूत संरचना है, इसीलिए यह सबसे मजबूत संरचना है, इसीलिए यह सबसे मजबूत संरचना है। लिखेंगे आगे एरो देके। प्रकृति में, प्रकृति में यह 60% ठोस में पाया जाता है। जितना ठोस प्रकृति में है उसका 60% किस लेटिस में है, एफसीसी में है। प्रकृति में यह 60% ठोस में पाया जाता है। अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात रेडियस रेशियो, इसको हम लोग करेंगे कल।